चींटियों की मदद करते हुए मैंने एक सूक्ष्म दुनिया खोजी। मेरा गिराया एक उबला अंडा उनके पूरे गांव को कई दिनों तक खिला सकता था। उस दिन से मैं उनकी नजरों में एक देवता बन गया। बाद में जब मैंने एक नन्ही लड़की की जान बचाई और उसकी भाषा समझी, तब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई खिलौना नहीं, बल्कि युद्ध और अकाल से जूझ रहा असली मध्ययुगीन यूरोप है। वह लड़की इलैरा एक टूटी टोकरी लिए सूखी मिट्टी में छाल खोद रही थी। अगर उसे कोई जंगली पत्ता मिल जाता तो वह उसे खजाने की तरह संभाल लेती। मैं उसे खिलाने के लिए तुरंत कुछ ब्रेड लाने मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह ओखेवन गांव की ओर दौड़ी, अचानक कुछ अनहोनी हो गई। सैंडबॉक्स के बाहरी इलाके में पीली धूल उड़ने लगी और जंग लगे तलवारों से लैस घटिया घोड़ों पर सवार डाकुओं का एक झुंड पागलों की तरह गांव में घुस आया। वे जोर जोर से खाने की मांग करने लगे। डरे हुए ग्रामीणों ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर लिए थे। एक डाकू ने लकड़ी का दरवाजा लात से तोड़ा और माँ बेटी को घसीट कर बाहर लाया। लड़की जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी और बोली कि घर में खाना नहीं बचा है। पर सरदार को कोई दया नहीं आई। उसने बस अपनी तलवार उठाई और नीचे गिरा दी। लड़की की मां को तलवार से मार दिया। लड़की लाश पर गिरकर बिलखने लगी। डाकुओं के सरदार ने घिनौना मुस्कुराते हुए अपनी खून से सनी तलवार उठाई और लड़की की गर्दन पर वार किया। एक अज्ञात क्रोध की लहर सीधे मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। मेरी आंखों के सामने लोगों को धमकाया जा रहा है। जा मर। मैंने कांच का ऊपरी ढक्कन उठाया, अपनी दायां तर्जनी उंगली से डाकू सरदार पर निशाना साधा और एक झटका दिया। वह बंदूक की गोली की तरह गांव से बाहर उड़ा, हवा में लकीर बनाता हुआ और कीचड़ में जोर से जा टकराया। उसकी गर्दन अजीब कोण पर एक तरफ मुड़ी हुई थी और वह मौके पर ही मर गया। इस झटके के साथ ही डिब्बे में एकदम सन्नाटा छा गया। नीचे खड़े डाकुओं का पूरा झुंड हैरान रह गया। यह क्या हुआ? सरदार कैसे उड़ गया? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सके। आखिरकार दर्जनों जोड़ी खूंखार आंखें जमीन पर पड़ी लड़की पर टिक गईं। क्या यह वही जादू है जो तुमने किया है? एक और डाकू सरदार ने अपनी तलवार निकाली और जानलेवा इरादे से लड़की की ओर बढ़ा। मैंने ठहाका मारा और मेरी उंगली फिर से बादलों में चली गई। उंगली मोड़ो, झटका, छटाक। दूसरे सरदार ने दर्द भरी चीख मारी और एक दर्जन मीटर से भी ज्यादा दूर पीछे की ओर उड़ गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और वह जमीन पर चिपक गया, बिल्कुल भी नहीं हिला। बाकी डाकू डर के मारे पागल हो गए, बिना सिर वाले मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे। इसी समय लड़की ने अचानक अपना सिर उठा लिया। उसकी नजर डायरामा बॉक्स की बादलों की परत को चीरती हुई सीधी मेरी सिलास आंखों से टकराई। उन आंखों में निराशा, डर और उम्मीद भी थी। वो घुटनों के बल झुक गई। हे प्रभु, हमें बचाइए। मेरा दिल धड़क उठा। ये कोई खिलौना नहीं था, ये सब साले असली जिंदा लोग थे। कुछ डाकुओं को अब भी लड़की को पकड़ने की कोशिश करते देख मैं पूरी तरह गुस्से से भर गया। तुम सब जहन्नुम में जाओ। मैंने अपना दायां हाथ उठाया, हथेली फैलाई और उसे गांव में डाकुओं के झुंड की ओर जोर से पटका। हवा और बिजली की आवाज गूंज उठी। डाकुओं की नजर से देखा जाए तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा था। धड़ाम। एक डाकू छपटा होकर इंसानी पैनकेक बन गया। कुचला हुआ मांस और खून मिलकर जमीन पर हर तरफ बिखर गया। धड़ाम। एक और। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैंने अपनी हथेली लगातार ऐसे घुमाई जैसे मच्छर मार रहा हूँ। हर वार के साथ जमीन पर खून का एक नया तालाब बन जाता था। कुछ ही सेकंड में दर्जनों डाकू पूरी तरह से खत्म हो गए। सब के सब पिसकर जमीन से चिपक गए थे। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो पूरी तरह से खून की तीखी गंध से भर गया था। असल खून। मैं कुर्सी पर झुका और देखा कि गांव वाले घरों से बाहर आकर डाकुओं के हथियार ले रहे हैं और लाशें दफना रहे हैं। यह डिब्बा मेरी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। अपने हाथ अच्छी तरह धोने के बाद मैं सीधा सो गया। लगातार कई रातें जागने और हाल ही में आए एड्रेनालिन के झटके ने मुझे पूरी तरह बेहोश कर दिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। मैं अचानक बिस्तर से लुढ़क कर उठा और डायरामा बॉक्स की ओर दौड़ पड़ा। इलेरा फिर से गांव छोड़ जा चुकी थी। अपनी टूटी हुई लकड़ी की टोकरी उठाए, उसके कदम कमजोर और डगमगाते हुए वह कल की सूखी, पूरी तरह पलटी हुई मिट्टी में फिर से खाना खोजने लगी। वह भूख से बेहाल थी। अब सहन नहीं हो रहा था। मैं बोल पड़ा, इस लड़की की हालत खराब है। इलेरा ने झटके से सिर पीछे किया जैसे करंट लगा हो। उसकी नजर एक बार फिर आयामों को पार कर सीधा मेरे चेहरे पर टिक गई। दयालु पवित्र प्रभु। वह जमीन पर दंडवत हो गई, गिरे हुए पत्ते की तरह कांप रही थी। मैं बहुत भूखी हूँ। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लीजिए। उसे खाना चाहिए, आसान है। मैं तेजी से रसोई में भागा। सौभाग्य से बर्तन में 2 ताजे उबले अंडे थे। मैंने एक अंडा निकाला, उसे ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया और उसका छिलका उतार दिया। मैंने डिब्बे की ओर धीरे से कहा, लड़की, तुम्हारे लिए कुछ खाना है। इलेरा पूरी तरह से सिहर गई और खुशी से हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगी। मैंने छिल्ला हुआ उबला अंडा 2 उंगलियों से पकड़ा, धीरे धीरे डिब्बे के अंदर हाथ डाला और उसे उसके सामने पीली रेत पर हल्के से रख दिया। लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसके नजरिए से ये अंडा कैसे हो सकता है? ये प्राचीन दैत्य का अंडा था। 30 मीटर लंबा, 10 मीटर ऊंचा, भयानक गर्मी छोड़ता हुआ रास्ते में मांस के पहाड़ जैसा पड़ा था। डर के मारे वह कई कदम पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, यह अंडा है, खराब हो गया है, बस सीधे खा लो।
मैंने कहा। उसने हिम्मत जुटाई, झुककर अंडे की सफेदी में जोरदार काट लिया। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से काटे हिस्से को पकड़ा, अपना सिर जर्दी में घुसा दिया और बड़े बड़े घूंट भरते हुए संतुष्टि की आवाजें निकालने लगी। थोड़ा खाने के बाद उसने अचानक सिर निकाला और सहमकर आसमान की ओर देखा। क्या मैं गांव वालों को बुला लूं? अकेले खत्म नहीं होगा और कल तक खराब हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। ये लड़की सच में बहुत दयालु थी। जाओ, सबको बुला लो। लड़की ने उत्साहित होकर अपनी छाती पर क्रॉस बनाया। जोर से अंडे की जर्दी का एक खराब हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। ये लड़की सच में बहुत दयालु थी। जाओ, सबको बुला लो। लड़की ने उत्साहित होकर अपनी छाती पर क्रॉस बनाया। जोर से अंडे की जर्दी का एक मुट्ठी भर टुकड़ा तोड़ा, उसे हाथों में लिया और गांव की ओर दौड़ पड़ी। भाई गैरिक, गांव के मुखिया थॉमस, सब लोग जल्दी आओ, यहाँ खाना है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गांव के सभी फोर्टिटुडो लोग विशाल अंडे के सामने इकट्ठा हो गए। फोर्टिटुडो की जोड़ी जोड़ी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। गांव के मुखिया थॉमस बियर्ड कांप रहे थे। क्या क्या यह सच में भगवान का दिया हुआ है? मजबूत आदमी गैरिक, जिसने एक कौर लिया था, बेताबी से सिर हिलाया। इतनी खुशबूदार चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। गांव के मुखिया ने तुरंत फैसला लिया। गैरिक, एक चाकू ले आओ और इसे काटो। हर परिवार को एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, कोई छीना झपट्टी नहीं होगी। गांव वाले टूटे हुए लकड़ी के टब और फूटे हुए मिट्टी के कटोरे लिए खुशी खुशी अंडे की जर्दी और सफेदी काटने लगे। बांटने के बाद भी आधे से ज्यादा अंडा वहीं पड़ा रह गया। वे उसे हिला भी नहीं सकते थे। डर था कि अंडा सड़ जाएगा और वातावरण को प्रदूषित कर देगा। इसलिए मैंने हाथ डालकर बचा हुआ मलबा निकाला और उसे लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। विशाल अंडे को ऊपर उठते देख गांव वाले सीधे घुटनों के बल गिर पड़े। फोर्टिट्यूडो के लोग एक साथ घुटनों पर बैठ गए और आमेन चिल्लाने लगे। ये ठीक नहीं था। सिर्फ उबले अंडे खाने से पोषण असंतुलित हो जाता है। मैं तैयार होकर सीधा सुपरमार्केट गया। मैंने जई और गेहूं का बैग, बेकन, पत्ता गोभी और नमक खरीदा। घर लौटकर मैंने बैग खोला और मुट्ठी भर सफेद गेहूं निकाला। गेहूं की खुशबू मेरी नाक में समा गई। मैंने एक चुंबकीय आवर्धक कांच उठाया और उसे लड़की की टूटी हुई झोपड़ी की ओर तान दिया। अंदर पूरी तरह से खाली और सूना था। मैंने हाथों को कीप बनाकर छत के छेद की ओर ताना और कलाई पलट दी। सफेद गेहूं झरने सा नीचे गिरने लगा। सरसराहट। पलक झपकते ही आधा घर विशाल गेहूं से गिठा हुआ था। मैंने संतुष्टि से ताली बजाई, एक छोटी सी स्टूल खींची और अच्छे तमाशे का इंतजार करने लगा। सांझ के समय इलेरा आधी टोकरी पेड़ की छाल और जंगली सब्जियां लेकर गांव लौटी। उसने अभी अभी अपने घर का टूटा हुआ दरवाजा खोला था। धड़ाम। आधे कमरे भर गेहूं दरवाजे से ऐसे फूट पड़ा जैसे अचानक बाढ़ आ गई हो और बाहर बहने लगा। उसके लिए गेहूं का हर एक दाना आधे मीटर से भी लंबा और 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाला अंडाकार विशाल पत्थर था। उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते जब वह गेहूं के पहाड़ के नीचे दबने ही वाली थी, मैंने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और गेहूं के ढेर के ऊपर हल्के से रोक दिया। विशाल गेहूं के दानों की फिसलन की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन वह फिर भी ठोकर खाकर 100 पाउंड के विशाल दाने के पास बैठ गई। डर के मारे उसने सिर घुमाया और ठीक उसी समय आसमान में मेरा मुस्कुराता चेहरा चमकता हुआ देखा। वह तुरंत समझ गई कि पवित्र प्रभु उसके साथ मजाक कर रहे हैं। गेहूं के ढेर में बैठी हुई, अपनी जांग से भी मोटे दाने को सहलाते हुए वह खुद को जोर जोर से हंसने से रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि अपनी माँ को खोने का दुख भी कुछ देर के लिए धुल गया। पड़ोसी शोर सुनकर सब इकट्ठा हो गए। गैरिक दौड़ता हुआ आया, कुछ विशाल दानों को हटाने की कोशिश की और लड़की को बाहर खींच लिया। गांव के मुखिया ने जमीन पर बिखरे चक्की के पार्ट जितने बड़े गेहूं को देखा और उत्साह में अपने हाथ मलने लगे। अरे, इस गेहूं को तो उबालने से पहले काटना पड़ेगा, है ना? ये तो देवताओं का उपहार है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गांव के प्रवेश द्वार से अचानक एक बेहद घमंडी और गुस्से से भरी गाली सुनाई दी। ओखेवन गांव के गरीब भूतों, मरने का नाटक बंद करो। जल्दी से जाकर बैरन साहब का बकाया कर चुकाओ। गांव के सभी लोगों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। यहाँ तक कि रोते हुए बच्चों के मुंह भी बड़ों ने कसकर बंद कर दिए। गांव के मुखिया ने अपनी आवाज धीमी कर ली और चिंता में पैर पटकने लगे। अरे नहीं, मालिक के कर वसूलने वाले आ गए हैं। जल्दी करो, सारा गेहूं वापस घर में भर दो। उन्हें यह बिल्कुल भी दिखने नहीं देना है। गैरिक ने कुछ ताकतवर युवकों को साथ लिया और जमीन पर पड़े विशाल गेहूं को बेतहाशा घर के अंदर ले गए और अपने शरीर से दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें संकरी कर लीं और डायरामा बॉक्स के किनारे को घूरने लगा। किसी समय 5 छोटे लोग अचानक डिब्बे के अंदर प्रकट हो गए थे, जिन्होंने लाल और काले रंग की सुरकोट पहन रखी थी। कमर पर लंबी तलवारें लटक रही थीं और उनकी पीठ पर मालिक के अधिकार का प्रतीक चिन्ह छपा हुआ था। मैंने कांच के डिब्बे के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। ऊपर का ढक्कन पूरी तरह से बंद था और वेंटिलेशन के छेद सुई की नोक जितने छोटे थे। वे अंदर कैसे आ गए? ये डिब्बा निश्चित रूप से कोई साधारण बंद कंटेनर नहीं था। 5 कर वसूलने वाले अकड़ते हुए गांव में घुस आए। नेता ने चमड़े की कोड़ा फटकारा। अगर तुम लोग टैक्स नहीं दोगे तो सबको काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। मुखिया ने आगे बढ़कर विनती की। मालिक, 3 साल के सूखे से खेतों में कुछ नहीं बचा। हमने घास तक खा ली, अनाज बिल्कुल नहीं है। बकवास, तुम अनाज छुपा रहे हो। कर वसूलने वाले ने उसे धकेला और घरों की तलाशी लेने लगा। जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ लगी।
गांव की निगाहें लड़की के टूटे घर पर थीं। कई बलवान युवा पीठ से उस लकड़ी के दरवाजे को संभाले हुए थे। प्रमुख कर संग्रहकर्ता ने उपहास करते हुए शान से आगे बढ़ा। कदम कोई नहीं हिला। मौत को गले लगाना। कर वसूलने वाले ने एक जोरदार उड़ती हुई लात मारी जो सीधे दरवाजे पर लगी। गैरिक और इलेरा को लात लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। लकड़ी का दरवाजा सहारा खोते ही तुरंत खुल गया। धड़ाम। विशाल गेहूं का सफेद झरना फिर से बाहर उमड़ पड़ा। सबसे आगे चल रहे कर वसूलने वाले की आंखों में जैसे भूकंप आ गया। वह बेतहाशा पीछे हटा, लेकिन उसका निचला हिस्सा फिर भी फिसलते हुए विशाल गेहूं के दानों में दब गया। पीछे खड़े चारों कर वसूलने वालों ने डरकर तलवारें निकाल लीं, जैसे कोई दुश्मन हो। काफी देर तक सन्नाटा रहा। गेहूं में दबाकर वसूलने वाला होश में आते ही चिल्लाया, तमाशा क्या देख रहे हो, बाहर निकालो मुझे। उसके चारों अधीनस्थों ने घबराकर उसे बाहर निकाला। उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए आधा मीटर लंबे अंडाकार सफेद विशाल पत्थरों को देखा और पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या यह गेहूं है? यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? गांव के मुखिया ने अपनी कमर सीधी की। यह पवित्र प्रभु द्वारा दिया गया दिव्य गेहूं है। अगर तुमने इसे छूने की जुर्रत की तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पांचों कर वसूलने वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में लालच था। मुख्य कर वसूलने वाले ने कहा, मुझे इन जंगली भूतों से मत डराओ। यह अनोखा खजाना सिर्फ बैरन के किले का है। उसने लड़की की ओर इशारा किया। ये जादूगरनी झूठ बोलकर सबको बहका रही है। पकड़ो इसे और ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। मैं चुप हो गया। अपना फोन निकाला और क्लिक क्लिक करते हुए कर वसूलने वालों की कुछ हाई डेफिनेशन मैक्रो तस्वीरें खींच ली। मेरा बायां हाथ पहले से ही डिब्बे के ऊपर मंडरा रहा था। मौत मांग रहा है? ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। लड़की ने आते टैक्स वसूलने वालों को देखा और पागल सी चीखने लगी। पास मत आओ, जल्दी भाग जाओ। पवित्र प्रभु ने पहले ही अपना हाथ उठा लिया है। वह तुम सबको मांस के पेस्ट में बदल देगा। कर वसूलने वालों ने आसमान की ओर देखा। आसमान साफ था और कोई पक्षी न था। कमीनी, अब भी चालें चल रही हैं। मुख्य कर वसूलने वाले ने डरावनी मुस्कान के साथ तलवार उठाई और लड़की पर वार कर दिया। मैंने और इंतजार नहीं किया। मैंने बाएं हाथ की चुटकी से पिस्सू की तरह उस भारी टैक्स कलेक्टर के कंधों को कसकर पकड़ लिया। कर वसूलने वाले ने एक कटे हुए स्वर की तरह चीख मारी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो अदृश्य विशाल पर्वतों ने उसके कंधों को कसकर जकड़ लिया हो। उसकी हड्डियों से दांत निकलने जैसी चटकने की आवाजें निकलीं और वे तुरंत टूट गईं। कलाई उठाते ही उसके दोनों पैर जमीन से उठ गए। मैंने उसे चुटकी में उठा लिया। वह दर्जनों मीटर ऊपर लटक गया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे। यहाँ कोई राक्षस है? बाकी चारों कर वसूलने वाले डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर गए। लटकता हुआ टैक्स कलेक्टर डर से कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा, भगवान दादा, जान बख्श दो, मुझसे अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए। सांस भरकर मैंने चारों कर संग्रहकर्ताओं पर निशाना साधा और जोर से फूंका। धमाका! समतल जमीन से एक तेज आंधी उठी। 12वीं श्रेणी के तूफान ने सटीक वार किया। चारों कर संग्रहकर्ता लुढ़कते हुए कद्दू की तरह उड़ गए। कई मीटर पीछे जाकर गिरते, लुढ़कते और रेंगते हुए मुंह के बल आ गिरे। मैंने अपनी आवाज नीची की और डिब्बे की ओर 2 शब्द थूकते हुए कहा, दफा हो जाओ। मेरी आवाज एक विशाल घंटी की तरह थी जो रेतीली जमीन को हिला रही थी। लड़की ने तुरंत चिल्लाकर कहा, पवित्र प्रभु ने कहा है कि तुम लोग दफा हो जाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसका एक शब्द भी बोलना मना है। हाँ हाँ हाँ, यह तुच्छ प्राणी बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोलेगा। मैंने अपनी उंगलियां ढीली कर दी। हवा में लटकाकर संग्रहकर्ता धड़ाम से रेतीली जमीन पर आ गिरा। पूरी तरह चकरा गया। लुढ़कते और रेंगते हुए वह अपने 4 साथियों के पीछे पीछे पागलों की तरह गांव से बाहर भागा। मैंने उनकी भागने की दिशा पर गहरी नजर रखी। वे सूखी जमीन के किनारे तक भागे जो डिब्बे की एक पारदर्शी कांच की दीवार थी। अप्रत्याशित रूप से वे बिना किसी रुकावट के सीधे उसमें जा टकराए। उन्होंने न तो कांच को तोड़ा, न ही वे मेरे बेडरूम में घुस पाए। इसके बजाय वे अचानक हवा में ही गायब हो गए। मेरा दिमाग बिजली की गति से काम करने लगा। यह डिब्बा, यह एक तरफा निरीक्षण पोर्ट है। गांव वाले आकाश की ओर प्रार्थनारत थे। मैंने गला साफ किया। गेहूं अलग करो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम किस राज्य में हो? अभी कौन सा साल चल रहा है? इलेरा ने मेरी बातों को जल्दी से गांव वालों तक पहुंचा दिया। नतीजतन चारों टिटुओं छोटे लोगों के चेहरों पर भारी उलझन के भाव थे। गांव के मुखिया ने अपना सिर और कान खुजाए। राज्य, साल, यह हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से गांव से बाहर नहीं गए हैं। हमें सच में नहीं पता। मैंने एक आह भरी। एक झुंड अनपढ़ों का इनसे पूछना बेकार था। मुझे आह भरते देख गांव का मुखिया डर गया और जल्दी से बोला, पवित्र प्रभु, कृपया अपना क्रोध शांत करें। हमें नहीं पता, लेकिन शहर में पढ़े लिखे स्वामी हैं। बैरन के किले में जो क्लर्क है वह निश्चित रूप से जानता है। उसने गैरिक का कंधा पकड़ दहा। गैरिक, कल सुबह कुछ जवान लड्डाकों के साथ किले की सीमा से उस क्लर्क को ले आओ। अगर वह न माने तो उसे बेहोश करके उठा लाना। हम प्रभु को निराश नहीं कर सकते। गैरिक ने जोर से अपनी छाती पीटी। मुझ पर छोड़ दो। दिलचस्प, एक एनपीसी का अपहरण? ये कहानी का मोड़ तो काफी जबरदस्त है। मैंने लाइट बंद की और आराम से सो गया। अगली सुबह 7 बजे मैंने सबसे पहले डायरामा बॉक्स को देखा।
गैरिक 3 जवानों के साथ दरवाजे पर गेहूं की दलियां तेजी से खा रहा था। वे पसीने में डूबे थे। लड़की टोकरी लिए जंगली सब्जियां लेने जा रही थी। मैं फ्रिज के पास गया और हरी, कुरकुरी और मोटी पत्ता गोभी का एक पत्ता तोड़ लिया। यह पत्ता 40 सेंटीमीटर से भी लंबा था और बहुत ही रसीला था। मैं बॉक्स के सामने गया, गांव से अभी अभी बाहर निकली लड़की को निशाना बनाया और पत्ता छोड़ दिया। वह बड़ा पत्ता नीचे उतरने लगा। लड़की के लिए यह पन्ना छतरी थी, जो 300 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी पहाड़ की तरह गिर रही थी। यह लड़की पहले से ही मेरी चमत्कारों की आदी हो चुकी थी। उसने कुशलता से जमीन पर घुटने टेक दिए, प्रार्थना में एक क्रॉस बनाया और पूरे गांव को सब्जी बांटने के लिए जोर से पुकारा। मूलभूत जरूरतें पूरी होते ही गांव वाले तुरंत सक्रिय हो गए। लोग कपड़े और बर्तन बना रहे थे, कुछ लोहार थे और एक बूढ़ा लकड़ी तराश रहा था। मैं यह सब दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक इलेरा पानी लेकर घर गई और सब बंद कर लिया। झोपड़ी की छत में एक बड़ा छेद था। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने आवर्धक कांच उठाया और उसे उस छेद की ओर तान दिया। इलेरा टूटी हुई लकड़ी की पेटियों के एक ऊंचे ढेर पर खड़ी थी, सिर बाहर निकालकर ऊपर देख रही थी। हमारी नजरें अलग अलग आयामों से टकरा गईं। इलेरा का चेहरा एकदम से सुअर के जिगर की तरह गहरा लाल हो गया। डर के मारे उसने दरवाजा खोला और बाहर भागी। सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंची। मैंने कान लगाए और सुना कि गांव का मुखिया धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि पवित्र प्रभु तुम्हें देख रहे हैं। अगर वह तुम्हें दिव्य लोक में दासी बनने के लिए भी बुलाए तो भी तुम्हें आज्ञा का पालन करना चाहिए। इलेरा पूरी तरह कांप उठी और सचमुच घर के अंदर जाकर अपने कपड़े खोलने लगी। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। झांकना न करना इंसानियत की बुनियादी शर्त है। वैसे भी ये लोग भूख से हड्डी पसली हो चुके थे। सबसे जरूरी काम था इन्हें जिंदा रखना। दूसरी ओर गैरिक 3 मजबूत लड़कों को लेकर चुपचाप महल के बाहर के बाजार नगर तक पहुंच गया। वे चारों दुनिया बहुत कम देखे थे और पत्थर के पुल के पास कांपते हुए खड़े थे। संयोग से एक अच्छे वस्त्र पहने हुए एक अधेड़ मोटा आदमी 2 पहरेदारों द्वारा लात घूंसों से पीटकर बाहर निकाला गया। मोटा आदमी पूरी ताकत से चिल्लाया, लॉर्ड बैरन, मैंने आपकी भलाई के लिए आपको अनाज के गोदाम खोलकर आपदा राहत देने की सलाह दी थी। लैटिन में इसे कुल्पा लाटा कहते हैं, यानी सोने का अंडा देने वाली हंस को मारना। गैरिक की आंखें चमक उठीं। यही है वो क्लर्क बारनबी जिसका जिक्र मुखिया ने किया था। पिटने के बाद वो लंगड़ाते हुए गली में गया ही था कि गैरिक ने डंडे से उसका रास्ता रोक लिया और बाकी तीनों ने उसे पीछे से घेर लिया। डरकर बारनबी ने हाथ उठा दिए। भले लोगों, मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने आपके लिए आवाज उठाई। बाइबल में इसे जन प्रार्थना कहते हैं। गैरिक ने सिर खुजाया। समझ में नहीं आया, हमारे साथ ओखेवन गांव चलो। मैं नहीं जाऊंगा, इसे बांग पर जाना कहते हैं। सिर के पीछे एक जोरदार वार। बारनबी की आंखें पलट गईं और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। युवक बड़बड़ाया। इस आदमी की बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। खुद को रोक नहीं पाया और मार दिया। चारों ने बेहोश क्लर्क को सहारा दिया और शहर के बाहर की ओर दौड़ पड़े। वे सीधे शेरिफ की गश्ती टुकड़ी से टकरा गए। गैरिक के पैर कांपने लगे। क्या यह वही कर वसूलने वाला नहीं था जो कल ही गांव में कर वसूलने आया था और जिसे मैंने हवा में उठा लिया था? संयोग से उन 5 कर वसूलने वालों ने भी गैरिक को पहचान लिया। उन्हें लगा कि मैंने उन पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है और डर के मारे उनके चेहरे सफेद पड़ गए। गैरिक हकलाया, मेरा दोस्त नशे में है, उसे चेहरा धोने ले जा रहा हूँ। मुख्य कर वसूलने वाले ने घबराकर निगल लिया। कृपया आगे बढ़िए, कल के बारे में हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। दोनों पक्ष छलनी की तरह कांपते हुए एक दूसरे के पास से गुजर गए। इसके तुरंत बाद वे एक दूसरे से पीठ मोड़कर पागलों की तरह दौड़ पड़े। सांझ होते ही गैरिक ने बारनबी को गांव के प्रवेश द्वार पर फेंक दिया। सूरज डूबने ही वाला था। गांव के चारों तिथुओं लोग बारनबी को टकटकी लगाकर देख रहे थे। बारनबी की खोपड़ी सुन्न हो गई। सभी लोग, चलिए शांति से बात करते हैं। जैसा कि कहावत है, कृतज्ञता और दुश्मनी के बीच स्पष्ट भेद होना चाहिए। इलेरा सबसे आगे आकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की ओर कान लगाकर सुना और गंभीर चेहरा बना लिया। तुम कौन हो? अभी कौन सा साल और महीना चल रहा है? बारनबी ने तुरंत सिर झुकाकर सलाम किया। मैं पूर्व क्लर्क बारनबी हूँ। अभी हमारे प्रभु का वर्ष 1315 जुलाई चल रहा है। इसे कहा जाता है, अरे इसे संक्षेप में बताने के लिए कोई कहावत नहीं है। मैं कुर्सी पर अकड़ गया। 1315 का साल, जब मध्य युग का महाअकाल शुरू हुआ। लगातार बारिश से फसलें बर्बाद हुईं, हर तरफ भूख और लाशें थीं, जिसके बाद युद्ध और यूरोप में काली मौत फैल गई। ये कोई खेल नहीं है, ये अंधकारमय युग की असली अराजकता है। मैंने रूखेपन से कहा, इलेरा, पूछो राजा का नाम क्या है? बारनबी ने डरते हुए सिर हिलाया। एक तुच्छ व्यक्ति महाराज का सीधा नाम नहीं ले सकता। यह राजद्रोह है। मैं गुस्सा हो गया। इसे पीटो, इलेरा ने आदेश दिया। गांव वालों ने लाठियां और बर्तन उठाकर बारनबी को घेर लिया। बारनबी चिल्लाया, एडवर्ड, राजा का नाम एडवर्ड है। मुझे यकीन हो गया, यह वही लाशों और खून से भरा अंधकारमय यूरोप था। मेरा मूड बदल गया। मैंने कंप्यूटर पर मध्यकालीन अकाल के रिकॉर्ड्स खोजना शुरू किया। मैंने कहा, इसे कुछ खाने को दो। गांव वाले तितर बितर होकर प्रार्थना करने लगे। बारनबी मुश्किल से बचा और इलेरा के पीछे रसोई में चला गया।
जैसे ही वह अंदर गया वह अवाक रह गया। कोने में आधा मीटर लंबा और चक्की के पत्थर जितना बड़ा विशाल गेहूं का बीज ढेर लगा हुआ था। उनके बगल में एक गोभी का पत्ता टिका हुआ था जो पूरी दीवार जितना बड़ा था। बारनबी रसोई के दरवाजे पर झपट पड़ा और चिल्लाया, आखिर ये खाना किसने दिया है? इलेरा ने अपने हाथ उठा दिए। मुझे नहीं पता, पवित्र प्रभु कुछ नहीं बताते। पूरी रात जागते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को घूरते घूरते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। 4 टिटुओं लोगों को जिंदा रखना आसान है, लेकिन इस अराजक दुनिया में लाखों आम लोगों को बचाने के लिए केवल मेरे खिलाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें खुद को जीवित रखने में सक्षम होना चाहिए। पहला कदम पानी उपलब्ध कराना। ह्यूमिडिफायर की धुंध, वह बहुत महीन है। छोटे लोगों की नजर में यह एक मूसलाधार बारिश होगी जो उनकी झोपड़ियों को तोड़ देगी। मैंने मेज पर रखे टपरवेयर के प्लास्टिक क्रिस्पर वाटर बॉक्स पर नजरें गड़ा दी। डायोरामा बॉक्स तक चलते हुए मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाया और गांव के बाहर सूखी मिट्टी में जोर से खुदाई की। गड़गड़ाहट, मिट्टी उड़ने लगी, रेत और पत्थर हवा में बिखर गए। लोगों ने देखा, बादलों से एक हाथ ने आसमान से उतरकर धरती से 10 झांग लंबा और 8 झांग गहरा गड्ढा उखाड़ दिया। गांव वाले यह चमत्कार देखने दौड़े। बारनबी डर के मारे रेंगने लगा और उसकी आंखें फटी रह गईं। मैंने टपरवेयर बॉक्स को गड्ढे में रखकर मिट्टी बराबर कर दी। फिर एक कप पानी सावधानी से डिब्बे में डाल दिया। आकाश गंगा उल्टी बह रही है। आकाश से विशाल जलधारा गड्ढे से टकराकर उठी और धुंध पूरे आसमान में फैल गई। कुछ ही सेकंड में कुंड भर गया। नीचे तक साफ पानी था। पूरा गांव 1 मिनट तक शांत रहा। बारनबी हकलाते हुए बोला, मूसा के समुद्र को चीरने जैसा चमत्कार है यह। इलेरा ने उसकी ओर आंखें घुमा दी। इस बार तुम्हारी शब्दावली कुछ लंबी हो गई है। गांव वाले पागल हो गए, कूदने और हंसने लगे। पानी है, अब हम खेती और नहा सकते हैं। मैंने इलेरा से कहा, यह रोज पानी भरेगा। उस क्लर्क से कहो किले में मुखबिर बने, बकवास करे तो बेहोश कर देना। बारनबी जमीन चूमकर तुरंत किले की ओर भाग गया। पानी के साथ साथ मांस भी जरूरी था। मैं सुपरमार्केट गया और सबसे बेहतरीन स्टिकी पोर्क का एक टुकड़ा खरीदा। मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे डायरामा बॉक्स में डाल दिया। धड़ाम, शुद्ध, पूरी तरह से मार्बल बेकन से बनी मांस की एक पहाड़ जैसी ढेर गांव के प्रवेश द्वार पर आ गिरी। गैरिक की आंखें हरी चमक उठी। उसने मछेटी निकाली, मांस काटने को तैयार। मैंने चेतावनी दी, तुम्हारा पेट इसे नहीं पचा पाएगा। सबको एक लियांग करीब 50 ग्राम बांटो, बाकी हवा में सुखा दो। गांव वाले चिंतित हुए। बिना नमक के अगर सुखाया तो ये सड़ जाएगा। तुम्हें नमक चाहिए है ना? मैं रसोई से नमक का पैकेट उठा ओक हेवन की ओर कलाई घुमा दी। फर्राट, एक हिमस्खलन सा हुआ। सफेद नमक के क्रिस्टल ओलों की तरह उनके सिर पर गिरे और गांव के द्वार पर नमक का पहाड़ जमा हो गया। गांव वाले नमक के पहाड़ के सामने घुटनों के बल बैठ गए, एक साथ प्रार्थना करने और जोर जोर से विलाप करने लगे। मध्य युग में नमक जीवन से भी महंगा था, लेकिन अब इतना था कि पहाड़ बना दिया गया। उस शाम गांव के हर घर से मांस के सूप और गेहूं की खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। गैरिक ने एक ही सांस में 5 बड़े लकड़ी के कटोरे खाली कर दिए। खाने की समस्या हल होते ही अब सुरक्षा का मुद्दा एजेंडे पर आ गया। अराजक दुनिया में हर जगह घूमते हुए डाकू हैं। सिर्फ कांटे, पिचफोर्क ही उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। मैंने सीधा एक टैक्सी ली और अपने दोस्त काई शिंजी के पास गया जो मॉडल का कारोबार करता था। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने सीधे 2000 ट्रांसफर कर दिए। मेरे लिए 1/200 स्केल का मध्ययुगीन किलेबंद पत्थर का किला कस्टम बनाओ। पूरा ढांचा 1 मिलीमीटर मोटी शीट मेटल से बनाओ। कोई खिड़कियां नहीं, बस तीर चलाने के लिए संकरे छेद छोड़ दो। काई शिंजी ने आंखें घुमा ली। शीट मेटल से किले का मॉडल, उसमें तो बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं होगा। बहुत बातें मत बनाओ। उसके नीचे ऑफ रोड टायर और मोटर लगाओ, साथ में रिमोट कंट्रोल भी। काई शिंजी तो लगभग मेज ही पलट देता। ये किला है या टैंक? बीमार बच्चे का खिलौना है, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है बॉस, 1 महीने में डिलीवरी कर दूंगा। किले को बनाने में 1 महीना लगेगा। इस बीच क्या किया जाए? मैंने एक फ्रीलांस काम लिया, गेम कॉन्सेप्ट आर्ट बनाई, 5 दिन तक मेहनत की और 3000